गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर अरुणा चौबे गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर में मनोविज्ञान की प्राध्यापिका हूँ। आज मैं एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर 4 एजुकेशनल साइकोलॉजी के यूनिट 1 में क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होता है और तभी शिक्षा का कार्य शुद्ध रूप से हो सकता है। छात्र जब कक्षा में व्यवस्थित तरीके से बैठकर पढ़ाई करते हैं तो अनुशासन बना रहता है। अनुशासन व्यवस्था और शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा संबंध है। शिक्षण प्रक्रिया तभी व्यवस्थित हो सकती है जब कक्षा में छात्र और शिक्षक अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन क्या है, पहले हम ये देखते हैं। किसी कक्षा में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखना शिक्षण प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक होता है। सीखने का कार्य हमेशा एक व्यवस्थित वातावरण में हो सकता है। व्यवस्थित का अर्थ यह नहीं कि एक ही तरीके या बोर्ड तरीके से पढ़ाया जाए। कक्षा में नियंत्रण एवं अनुशासन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक और छात्र के संबंध संतुलित हों। छात्रों को यह मालूम होना चाहिए कि कक्षा में उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, जैसे कक्षा में किस प्रकार का संकेत होने से उन्हें क्या प्रक्रिया करनी है, जैसे घंटी बजने पर कहाँ जाना है, सीटी बजने पर कैसे क्रिया करनी है, ड्रिल असेंबली में इन सब बातों को समझना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रियाकलाप को भी रखना चाहिए, लेकिन जब वह कक्षा में पढ़ाई कर रहा हो तब उसका ध्यान सिर्फ शिक्षक की ओर होना चाहिए। छात्रों को शिक्षक की हर बात माननी चाहिए। कक्षा में शांति बनाए रखना एवं शिक्षक के व्याख्यान को सुनना अनुशासन का एक अच्छा तरीका है। अनुशासन क्या है, ये हम बताने के लिए देखते हैं कि एक ऐसा व्यवहार या प्रशिक्षण जिसके द्वारा छात्रों का नैतिक या मानसिक विकास हो। प्रशिक्षण के द्वारा छात्रों का व्यवहार नियंत्रित करना, आज्ञाकारिता बनाए रखना, गलती करने पर सुधार हेतु दंड देना, कक्षा नियंत्रण एवं अनुशासन के लिए एक नियमावली होना। इन सब नियमों का पालन करने से विद्यार्थी में आत्मनिर्णय की क्षमता की भावना सुदृढ़ होती है। विद्यार्थियों में कभी भी अनुशासनहीनता दिखने पर तुरंत दंड देना भी अनुशासन के अंतर्गत आता है। अनुशासन की परिभाषा उम्र के साथ साथ बदलती है। प्राथमिक विद्यालय में हाई स्कूल व मिडिल स्कूल की अपेक्षा अधिक निर्देशन व नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे बच्चों को प्रत्येक छोटी छोटी बात या नियम सिखाना होता है, जैसे लाइन में चलने का, शिक्षक की बात मानने का आदि। लेकिन सेकेंडरी स्कूल में आने के बाद विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दिखाई देती है तो उनके साथ शक्ति का व्यवहार करना चाहिए। इस समय बच्चों को दंड देना आवश्यक हो जाता है। इस उम्र में बच्चों का ध्यान खेल में अधिक होता है तथा कक्षा में वे आपस में बातें भी अधिक करते हैं। उचित अनुशासन क्या है और उचित अनुशासन की समस्या प्रकार हम देखेंगे। बच्चों में अनुशासन इस प्रकार का हो जिससे उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास हो सके। अनुशासन के नियम इस प्रकार होने चाहिए, जो बात उचित व तार्किक हो तो हो ही साथ शिक्षक और छात्र के लिए मान्य हो। शिक्षक को छात्र की छोटी सी गलती के लिए अधिक व गंभीर दंड नहीं देना चाहिए। शिक्षक द्वारा दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए जो प्रभावशाली हो। ऐसे शिक्षक जो स्नेह एवं मानवता से छात्रों को सुधारने की कोशिश करते हैं, जो शिक्षक उनका बहुत अधिक ध्यान रखते हैं और उन्हें स्नेह करते हैं, ऐसे शिक्षक की आलोचना के प्रति छात्र बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। कई बार शिक्षकों में भी अनुशासनहीनता नहीं देखी जाती है। ऐसे शिक्षक अपने विषय में सक्षम रहते हैं, स्कूल के कार्यकलापों का पालन करते हैं, इनको कभी भी अनुशासनहीनता की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। स्कूलों में कई प्रकार की समस्या पाई जाती है।
कुछ विशिष्ट अनुशासन समस्या निम्न प्रकार से है। पहला हम देखते हैं अनुशासन की कमी। जब कक्षा में छात्र शिक्षक की बातें न मान रहा हो, कक्षा में हल्ला हो रहा हो या छात्र आपस में लड़ रहे हो, तो अनुशासन की कमी पाई जाती है। दूसरा, संगठन का न होना या लैक ऑफ इंटीग्रेशन। शिक्षक को पढ़ाई के साथ साथ अन्य काम भी करने होते हैं। सरकार शिक्षकों को कई कामों में ड्यूटी लगा देती है, जैसे चुनाव में, पल्स पोलियो में, जनगणना में काम पर लगाया जाता है। इसलिए पढ़ाई प्रभावित होती है। शिक्षकों का आपस में संगठित नहीं होता है, अतः वे इन कार्यों का विरोध नहीं कर पाते हैं। तीसरा हम देखते हैं लैक ऑफ फाइनेंस, वित्तीय साधनों की कमी। कई बार कक्षा में बैठने हेतु कुर्सी टेबल नहीं होते, बच्चों के पास कॉपी किताब नहीं होते, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होती है, कंप्यूटर नहीं होते, स्कूल में शौचालय नहीं होता, आदि व्यवस्थाएं, यह सब वित्तीय साधनों की कमी के कारण होते हैं। चौथा देखते हैं पुअर करिकुलम या कमजोर पाठ्यक्रम। कई स्कूलों के पाठ्यक्रम वर्तमान समय के अनुसार ही होते हैं। बच्चे उसे पढ़कर ऊब महसूस करते हैं, तब अनुशासन में कमी दिखाई देती है और बच्चे पढ़कर जब निकलते हैं तो उन्हें कोई महाविद्यालय प्रवेश नहीं देते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान कम होता है। और पुराने पाठ्यक्रम को लागू करने पर और उसमें कोई जॉब नहीं होने पर वह पाठ्यक्रम कमजोर कहलाता है। पांचवा है नशा का प्रयोग, यूज ऑफ ड्रग्स। कभी कभी शिक्षक या छात्र कक्षा में नशा करके आते हैं, तो भी इसका असर पढ़ाई पर पड़ता है। न तो शिक्षक ठीक तरीके से पढ़ाते हैं और न छात्र ठीक से पढ़ते हैं। स्कूलों में छात्रों के द्वारा तंबाकू, LSD, बीड़ी, सिगरेट, शराब या कोई अन्य नशीली गोली प्रयोग की जाती है, जिसका असर पढ़ाई पर पड़ता है। छठवां है अच्छे शिक्षक का न होना। कई बार विद्यालय में होशियार शिक्षक नहीं होते हैं तथा वे विषय के बारे में जानकारी नहीं रखते, फलस्वरूप पढ़ाई ठीक से नहीं होती और अनुशासन बिगड़ जाता है। शिक्षक की अनुपस्थिति के कारण कक्षाएं नहीं होती हैं, फलस्वरूप पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। कभी स्कूल में एक ही शिक्षक कई कक्षा लेते हैं, इससे उन पर बोझ अधिक होता है और शिक्षक कक्षा के प्रति न्याय नहीं कर पाते हैं। अगला हम देखते हैं अभिभावकों में बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि न होना। बहुत से अभिभावक अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति सजग नहीं होते हैं और पूरी तरीकों से शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, या स्वयं कम पढ़े लिखे होते हैं। वे पढ़ने से अधिक धर्म, समाज व संस्कृति के कार्यों को महत्व देते हैं। जैसे गांव के लोग बच्चों की पढ़ाई की अपेक्षा खेती के कामों को करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तब भी अनुशासनहीनता देखी जाती है। अगला है कक्षा का आकार। जब शिक्षकों की कमी होती है तो या तो एक ही कक्षा में अधिक बच्चे होंगे, तब बच्चों को कक्षा का आकार छोटा होने के कारण स्थान की कमी हो जाती है और शिक्षक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है और कक्षा में शोर होने लगता है और अनुशासन बिगड़ता है। 9वां देखते हैं स्कूल बोर्ड के नियम। राज्य के स्कूलों के लिए बोर्ड के नियम होते हैं, जैसे उपस्थिति संबंधी, फीस हेतु, ड्रेस के लिए, कॉपी पुस्तक के लिए आदि, जिसमें कि गरीब माता पिता पूरा नहीं कर पाते हैं, अतः बच्चों के पढ़ाई पर असर होता है। कई स्कूलों में सभी वस्तुएं स्कूल से ही लेनी होती हैं, जो महंगी होती हैं और सामान्य वर्ग के लोग उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं छात्रों में शिक्षा के प्रति अरुचि। कई बार सभी चीज़ें सामान्य होने पर भी बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि नहीं होती है। वे खेलना पसंद करते हैं या बाहर घूमते हैं और कक्षा में बातें करते हैं या स्वयं पढ़ते हैं, न तो स्वयं पढ़ते हैं और न ही दूसरों को पढ़ने देते हैं। माता पिता के समझाने के बाद भी वे पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं। इन सब के कारण अनुशासनहीनता पाई जाती है। स्कूलों की गुणवत्ता को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, इस संबंध में कुछ इस प्रकार के
परिणाम प्राप्त हुए कि शिक्षक के आधारभूत गुणवत्ता को पहचाना जाए, छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण किया जाए, व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और प्रारंभ में ही बच्चों के इस प्रकार के कौशल विकसित किया जाना चाहिए ताकि आगे व्यवसाय चुनने में कठिनाई न हो। शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए। इन सब बातों को यदि शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए एवं कक्षा नियंत्रण की समस्या इससे का समाधान हो सकता है। अब हम देखेंगे मिसबिहेवियर या दुर्व्यवहार। कक्षागत नियंत्रण की एक और समस्या है, वह है दुर्व्यवहार। यदि कक्षा में छात्र दुर्व्यवहार करता है तब भी समस्या उत्पन्न होती है। दुर्व्यवहार के कई कारण हैं। कभी छात्र स्वयं के द्वारा समस्या उत्पन्न करते हैं, कभी स्कूल भी इसका कारण हो सकता है। अपनी विकासशील अवस्था में आकर प्रत्येक युवा छात्र आवेग में आकर ऐसा व्यवहार करने लगता है जो कष्टदायी होता है। इनका व्यवहार बहुत उत्तेजनापूर्ण, असुरक्षित या आक्रामक होता है। जब आक्रामक व्यवहार की गंभीरता बढ़ जाती है तब यह दुर्व्यवहार कहलाता है और आगे चल करके उनमें सामाजिक व्यवहार तथा कक्षा नियंत्रण में भी बाधा उत्पन्न करता है। दुर्व्यवहार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कक्षा नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा का वातावरण संरचनात्मक होना चाहिए। कक्षा में अच्छा वातावरण होने से छात्र घर की समस्याओं को भूल जाते हैं और कभी कभी कक्षा का वातावरण इतना संवेगात्मक हो जाता है कि छात्र स्वयं अनुभव करते हैं, क्योंकि यह स्नेह, प्यार, प्रशंसा, प्रेरणा जो उसे घर में नहीं मिलती वह उसे शिक्षक के द्वारा मिल जाता है। थॉमसन का मानना है कि कक्षा में अनुशासन होने से सीखने के लिए धनात्मक वातावरण उत्पन्न होता है। छात्रों को कक्षा में अभिव्यक्ति की छूट रहती है जिससे शिक्षक छात्र का संबंध अच्छा रहता है तथा छात्र का भय दूर हो जाता है। थॉमसन ये मानते हैं कि विद्यार्थियों में प्रेरणा की कमी तथा शिक्षक के पढ़ाने का ढंग अच्छा नहीं होता या निष्क्रिय रहता है या कक्षा में शिक्षक की आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं देती तब भी छात्रों में दुर्व्यवहार देखा जा सकता है। इन सब दुर्व्यवहार को रोकने के लिए या कक्षा में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को अच्छा करने के लिए हमारे कुछ ऐसे तरीके हैं जो उन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, जैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर इन्फ्लुएंस और प्लीजर पेन प्रिंसिपल। ये 4 प्रकार की टेक्निक हैं। सबसे पहला हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन देखेंगे जो व्यवहार में सुधार करता है। कुछ समस्याओं का निराकरण कक्षा में निर्देश के द्वारा समाधान किया जाता है। वैज्ञानिक व्यवहार सुधार के द्वारा शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं। श्लॉसबर्ग, ब्राउन आदि ने व्यवहार सुधार के संदर्भ में एक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। प्रारंभ में ही व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होता आया है। अब तो यह मानते हैं कि व्यवहार सुधार का प्रयोग लोग पहले से ही करते आए हैं। बच्चों को आदर्श व्यक्ति का उदाहरण देकर समझाया जाता है। उनको किस परिस्थिति में क्या व्यवहार करना है यह सिखाया जाता है। जैसे नेता कैसे काम करते हैं या परिवार के पिता कैसे परिवार को नियंत्रण में रखते हैं, इसे सभी सदस्य परिवार में देखते हैं और जब बच्चा बड़ा होता है तो पिता की ही तरह व्यवहार करता है या अपना व्यवहार सुधार कर लेता है। दूसरा हम देखते हैं बिहेवियर इन्फ्लुएंस, व्यवहार प्रभाव। जब व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभाव डालता है, यह व्यवहार घर में पिता का, बॉस का ऑफिस में, नेता का राजनीति में, सभी जगह देखा जाता है। वने उसका प्रभाव अब अपने व्यवहार से वह जनता को प्रभावित करता है। व्यवहार सुधार में हम देख सकते हैं कि प्रायोगिक अनुसंधान के द्वारा जो नियम निकाले गए हैं उस नियम में व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को व्यवहार सुधार कहते हैं। केवल शिक्षक ही व्यवहार सुधार की तकनीक का प्रयोग नहीं करते, बल्कि छात्र, शिक्षक और अपने कक्षा के अन्य छात्रों के प्रभाव से अपने व्यवहार में सुधार करते हैं। शिक्षक पहले अपने में स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाते हैं। ये सब अपने व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव की अपेक्षा तात्कालिक व्यवहार से ज़्यादा नियंत्रित होते हैं।
तीसरा हम देखते हैं व्यवहार चिकित्सा या बिहेवियर थेरेपी। यह व्यवहार सुधार जैसा ही है। व्यवहार चिकित्सा का प्रयोग रोगी के उपचार के लिए करना अधिक उचित होता है। इस प्रकार के तकनीकी रूप से इसका प्रयोग व्यवहार सुधार का एक भाग हो सकता है। छात्रों के व्यवहार में सुधार हेतु कोई चिकित्सकीय उपचार न देकर उनके स्वयं के वातावरण से अनुक्रिया कराई जाती है। यहाँ शिक्षक सावधानीपूर्वक यह नियंत्रण करता है कि कौन सी तकनीक या कौन सा तरीका व्यवहार सुधार के लिए सरल हो। माता पिता भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशंसा का उपयोग करते हैं। कर्मचारी को भी अच्छा काम करने के लिए बोनस या प्रलोभन दिया जाता है। यह समझा जाता है कि पुरस्कार का प्रभाव अच्छा पड़ेगा, तो हम उसके व्यवहार में कोई इस चिकित्सा के द्वारा सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या धनात्मक प्रबलन। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि आवश्यक व्यवहार के लिए प्रबलन दिया जाना चाहिए। किसी विशेष क्रिया के लिए यदि धनात्मक प्रबलन दिया जाता है तो उस क्रिया के घटने की बार बार संभावना होती है। ब्लैंचार्ड एंड जॉनसन ने पाया कि छात्रों में सामाजिक प्रबलन प्रशंसा जो शिक्षक के द्वारा दिया गया हो अधिक सफल होता है। अच्छे व्यवहार के लिए शिक्षक कुछ पुरस्कार जैसे प्रशंसा के शब्द, कार्य समाप्ति पर मनोरंजनात्मक क्रियाएं, कठिन कार्य समाप्त कर लेने पर आदि का प्रयोग करते हैं। कुछ शिक्षक महसूस करते हैं कि प्रशंसा का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, परंतु दूसरे सुझाव देते हैं कि प्रशंसा का अच्छा प्रभाव पड़ता है। पुरस्कार का सुखद अनुभव बच्चे में आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है और छात्र उस व्यवहार को निरंतर बनाए रखने का प्रयास करते हैं। शिक्षकों को धनात्मक प्रबलन देते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि एक वस्तु जो कि छात्र के लिए धनात्मक प्रबलन है दूसरे छात्र के लिए भी हो। शिक्षक को यह जानना चाहिए कि छात्र किस चीज को अधिक महत्व देता है और किसे नापसंद करता है। जैसे किसी बच्चे को मिठाई पसंद है तो नमकीन खिलाना उसके लिए दंड होगा। शिक्षक का मिठाई देना छात्रों के लिए धनात्मक प्रबलन होता होगा। इसके अंतर्गत अच्छा व्यवहार करने पर छात्र को हर 15 मिनट में एक टोकन या कूपन दिया जाता है। टोकन इकोनॉमी नेक्स्ट में हम देख रहे हैं। बाद में इससे छात्र अपने लाभ कार्य में बदल लेते हैं। कक्षा के अंत में देखा जाता है कि किसके पास सबसे अधिक टोकन एकत्रित हुए। जैसे बातूनी छात्र को चुप रहने पर टोकन देना, इससे उसके ज़्यादा बात करने पर नियंत्रण होगा। या गणित के सवाल हल करने पर हम टोकन का प्रयोग करते हैं। जितने वो सवाल ज़्यादा हल करेगा उतना टोकन उसके पास कलेक्ट हो जाएगा और उसको वो बाद में अपने पसंद की चीज़ों में बदल लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेपिंग एंड प्रीमेक प्रिंसिपल। इस विधि के अंतर्गत छोटे छोटे व्यवहार पर जो उचित दिशा की ओर प्रबलित किया जा सकता है तथा क्रमशः धीरे धीरे प्रबलन देकर व्यवहार सिखाया जाता है। जब तक पूर्ण आवश्यक व्यवहार नहीं बन जाता, शिक्षक को इसमें सावधानी पूर्वक निरीक्षण करके व्यवस्थित तरीके से पुरस्कार को आवश्यक दिशा की ओर ले जाते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में पुरस्कार देने चाहिए। इससे उसकी पढ़ने की आदत बन जाएगी, तो हम उसके व्यवहार को एक शेप में पढ़ने की आदत में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग। इस तकनीक में शिक्षक एवं छात्र मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि लक्ष्य पूरा हो जाने के पश्चात छात्र को क्या पुरस्कार मिलेगा। यदि छात्र लक्ष्य पूरा कर लेता है तो उसे पुरस्कार में उसकी मनपसंद क्रिया करने मिल जाती है। जैसे बच्चे को हम 20 सवाल हल कर लेने पर वादा करते हैं कि उसे टीवी देखने देंगे या खेलने जाने देंगे, या प्रथम आने पर उसे साइकिल देंगे, बाहर घूमने लेकर जाएंगे आदि। तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बच्चों को वो कार्य सिखाते हैं। 8वां है धनात्मक नियंत्रण या एवर्सिव कंट्रोल। जब छात्र अनावश्यक या गलत कार्य कर रहे होते हैं तो शिक्षक छात्र के उस व्यवहार को हटाने के लिए एवर्सिव स्टिमुलस का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे दंड न दे करके छुट्टी होने के बाद भी रोका जाता है, या शारीरिक दंड का उपयोग या सुविधाओं को हटा लेना, उसके लिए धनात्मक या एवर्सिव कंट्रोल हो सकता है। और लास्ट है अति सुधार या ओवर करेक्शन।
यह धनात्मक प्रबलन या ऋणात्मक प्रबलन का मिला जुला रूप होता है। शिक्षक दोनों प्रकार के प्रबलन का समयानुसार प्रयोग करते हैं। तो कभी हम धनात्मक प्रबलन देते हैं और कभी उसको दंड देने का भी कार्य करते हैं। कुछ व्यवहारिक सुझाव भी हैं। सबसे पहला इसमें शिक्षक को अपने लक्ष्य को जानना चाहिए। नो योर टारगेट। शिक्षक को इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा व्यवहार है जिसे परिवर्तित करना है, व्यवहार कैसा है और किस हद तक बनाना है। इसके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि कुछ छात्र का व्यवहार यदि कुछ समायोजित है जिसकी वजह से वह कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, तो शिक्षक एक ही दिन में पूरे व्यवहार को ठीक नहीं कर पाता या नहीं कर पाएगा। तो उसे स्कूल में दिन भर उसका ध्यान पढ़ाई में रहे और जिससे वह धीरे धीरे उस छात्र के व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है। छात्र को रोज धीरे धीरे निर्देशित किया जाता है, इस तरह वह अपने लक्ष्य में पहुंच सकता है। दूसरा है नो द सराउंडिंग बिहेवियर। व्यवहार की परिस्थिति जानना। छात्र में जब कुसमायोजित व्यवहार उत्पन्न हुआ हो तो उस समय छात्र के साथ कैसी परिस्थिति है, ये जानने का प्रयास करना चाहिए। इसमें घर का वातावरण, माता पिता का व्यवहार, दोस्तों का व्यवहार, उसकी मानसिक स्थिति, उसका आत्मविश्वास आदि बातें उसकी परिस्थिति को बताती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं छात्र की पसंदगी जानना। नो योर स्टूडेंट। शिक्षक को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वह कौन सी वस्तु या व्यवहार है जो छात्र को पुनर्बलित करते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं: सामाजिक प्रबलन, शारीरिक प्रबलन जैसे शिक्षक द्वारा की गई प्रशंसा, ध्यान, मुस्कुराहट और शाब्दिक व्यवहार। दूसरा हम देखते हैं क्रियात्मक प्रबलन, जैसे शिक्षक का बच्चों के साथ दौड़ना, खेलना, पेंटिंग करना, गाना गाना, ग्रंथालय में मदद करना, क्षेत्र निरीक्षण में ले जाना। ये छात्र की पसंद हो सकती है। और तीसरा है दंड देना, कार्य न करने पर उसे दंड देना। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलेक्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज या उचित तरीके का प्रयोग। प्लाजियो और मैकॉय ने सुझाव दिया कि आवश्यक व्यवहार के लिए छात्रों को प्रभावशाली ढंग से उत्साहित करना चाहिए। यह छात्र के अनावश्यक व्यवहार को निरुत्साहित करना चाहिए। 2 तरीके से योजना को अपना सकते हैं। पहला है व्यवहार को बनाने की तकनीक से या दूसरा है व्यवहार को हटाने की तकनीक द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज फीडबैक डिस्प्ले। यह निश्चित रहना चाहिए कि छात्र व्यवहार और प्रलोभन के संबंध को समझते हैं। शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए कि प्रबलन को धीरे धीरे कम करे और आत्मनियंत्रण को बढ़ाना चाहिए। छात्र में लालच की प्रवृत्ति न बढ़े, इसलिए हमको धनात्मक प्रलोभन उसके व्यवहार के होने तक को देना चाहिए, उसके बाद बंद कर देना चाहिए। कक्षा नियंत्रण की अन्य तकनीक, इसमें इन्फ्लुएंस टेक्निक है। पहला हम देखते हैं सपोर्टिंग सेल्फ कंट्रोल। ऐसी टेक्निक जिससे कि छात्र अपना स्वयं ही अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। पहला है सिग्नल्स या संकेत। संकेत में हम देखते हैं कि जब बच्चा पहली बार दुर्व्यवहार करता है तब शिक्षक को तुरंत इस संबंध में कार्रवाई करना चाहिए और उसके इस व्यवहार को रोका जा सकता है, जिसमें शिक्षक को जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे बच्चा यदि गाली दे तो उसे तुरंत मना करना चाहिए या दंड देना चाहिए, उसकी तरफ घूर कर देखना चाहिए, तो वह अपना सेल्फ कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल। जैसे ही छात्र कक्षा में अनावश्यक व्यवहार करता है, शिक्षक को उसके निकट जाकर खड़े हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए। शिक्षक की निकटतम उपस्थिति उसके व्यवहार को नियंत्रित कर देती है। तीसरा है इंटरेस्ट और ऑफ बूस्टिंग। जब शिक्षक को यह महसूस होने लगे कि छात्र बोर हो रहे हैं,
तो शिक्षक को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे छात्र कक्षा में फिर से रुचि लें एवं ध्यान वापस आ सके। जैसे पढ़ाई के बीच में छात्रों को कोई मजाक या जोक सुनाना चाहिए, कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाना चाहिए या आवाज़ करके अलर्ट रखना चाहिए। चौथा हम देखते हैं प्लानफुल इग्नोरिंग। कई बार शिक्षक के लिए अच्छा होता है कि किसी छात्र को जानबूझकर उपेक्षा किया जाए, लेकिन इसमें कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस बात को केवल शिक्षक ही निर्णय ले सकता है और इसका पता केवल छात्र को मालूम होगा। तात्कालिक दुर्व्यवहार को रोकने में सफल हो सकता है, लेकिन इसका अधिक प्रयोग खतरा है, क्योंकि छात्र यह समझेंगे कि आप पक्षपाती हैं और समस्या अधिक बढ़ जाने पर यह तकनीक प्रभावकारी नहीं रह जाती है। बी है सिचुएशनल असिस्टेंस। शिक्षक दूसरा तकनीक में जो अधिक क्रियाशील है, कार्यक्रम परिवर्तित करना या परिस्थिति निर्मित करने में, परिस्थितियों में सुधार लाने में भूमिका निभाता है। से पहला है हेल्पिंग ओवर हर्डल। जब समस्या उत्पन्न होती है तभी उसी समय शिक्षक छात्र की मदद करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी छात्र, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय के हों या मिडिल स्कूल के, वे जानते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है, इसलिए वे अपना सेल्फ कंट्रोल करते हैं। दूसरा है रिस्ट्रिक्शन द सिचुएशन। कभी कभी शिक्षक छात्र के फिक्स रूटीन को बदलकर उसकी क्रिया में परिवर्तन लाकर सुधार सकता है। जैसे शाब्दिक सीखने के बाद थोड़ा सा आराम दिया जाए तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। तीसरा है रिमूविंग सिडक्टिव ऑब्जेक्ट, जो छात्र का ध्यान आकर्षित करते हैं और उनके लिए बेचैनी और समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे कक्षा में उपकरण रख दें और उसका उपयोग न करें तो छात्रों का ध्यान बार बार उस उपकरण की ओर जाएगा कि वह क्या चीज़ है। इस तरह छात्रों में जिज्ञासा बनी रहती है और वे कक्षा में रुचि लेकर पढ़ते हैं। चौथा है एंटीसिपेटिंग प्लानिंग। इसका अर्थ है कि समस्या उत्पन्न कर इंतजार करें एवं अयोग्य, जैसे क्षेत्र अध्ययन में जाने से पहले यह बताएं कि समूह से आप क्या चाहते हैं एवं कौन सा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। उन्हें क्या क्या सामान रखना है, साथ साथ में रहना है, क्या खाना मिलेगा, वहां जाकर क्या काम करना है, पहले से बता दिया जाता है। रियलिटी तीसरा है, इसमें तीसरा है रियलिटी एंड वैल्यू अप्राइजल। यह तीसरा प्रभावशाली तकनीक है जिसमें छात्र वास्तविकता का सामना करके अपनी समस्या का हल करते हैं। यहाँ छात्रों को कारण और प्रभाव के संबंध में जानकारी होना चाहिए। तभी छात्रों को विभिन्न परिस्थितियों से सामना करवाया जाता है, जिसमें पहला हम देखते हैं डायरेक्ट अपील। यहाँ शिक्षक छात्रों से सीधे कहता है कि उनके व्यवहार से उत्पन्न समस्या का हल करने में मदद करे, तो छात्र समझ जाते हैं कि उसके व्यवहार से शिक्षक और वातावरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा हम देखते हैं डिफाइनिंग लिमिट्स। छात्रों को यह जानना चाहिए कि उनसे कैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। प्राथमिक विद्यालय में ही सारे नियम और रूल जो है वो बता देना चाहिए ताकि छात्रों को नियमावली पता हो। तीसरा है मार्जिनल यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन। मनोवैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि छात्रों के क्रिया के पीछे क्या प्रेरणा है समझ नहीं पाते और वे स्वयं को किसी विवाद में खींच ले जाते हैं। ऐसे केस में जो सहायता करने वाले व्यक्ति समझते हैं कि छात्रों को लंबे उपचार की जरूरत है। यदि इस प्रकार छात्रों को कुछ अंतर्दृष्टि व्यवहार संबंधी बताई जाए तो वे अपनी उग्रता को कम कर सकते हैं। चौथा है इन्वोकिंग द प्लेजर पेन प्रिंसिपल। इस तकनीक में शिक्षक छात्र के भविष्य में व्यवहार करने के लिए गाइड करता है। शिक्षक इसमें पुरस्कार, प्रशंसा और दोष का उपयोग छात्र के आंतरिक भावना को उभारने, चिंता उत्पन्न करना, डर पैदा करना के द्वारा व्यवहार में सुधार के लिए
सहायता करता है। पहला है रिवार्ड एंड प्रोमिसेस। इसमें छात्रों के लिए आत्म प्रत्यय को विकसित करना बताया जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्र न केवल पुरस्कार के लिए व्यवहार करें, बल्कि उसमें आंतरिक अभिप्रेरणा भी विकसित होना चाहिए। माने लालच की प्रवृत्ति को इसमें हटाने की कोशिश की जाती है और जब तक पुरस्कार देना चाहिए जब तक उसका व्यवहार सुधार ना हो जाए। दूसरा है थ्रेट। कई बार छात्र को व्यवहार न करने के लिए थ्रेट का उपयोग किया जाता है। छात्र जब नकल करते हैं या झूठ बोलते हैं तो ज़्यादा चिंता या चुनौती बताते हैं। तो ये सब परिस्थितियां शिक्षक के लिए खतरनाक होती हैं, क्योंकि शिक्षक थ्रेटनिंग को कैरियर के रूप में अपनाता है और वह छात्र पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहते। छात्र इसे शिक्षक की कमजोरी समझता है और यहाँ पर परेशान का प्रयोग आवश्यक हो जाता है, थ्रेट का यूज किया जाता है। तीसरा है प्रेज एंड ब्लेम। इस तकनीक के द्वारा व्यक्ति अपने आप को अच्छा या बुरा समझने लगता है और वह छात्रों से स्वस्थ आत्म प्रत्यय का विकास होता है एवं दोषारोपण आंतरिक चिंता को उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग तभी प्रभावशाली होता है जब छात्र शिक्षक को आदर देते हैं और सावधानी रखनी चाहिए कि हमेशा एक ही छात्र की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, न ही एक ही छात्र को दोष करना चाहिए। और लास्ट है पनिशमेंट या दंड। ये योजनाबद्ध तरीका का इन्फ्लेक्शन है जिसका बुरा अनुभव होता है। दंड उसी समय प्रभावकारी रहता है जब छात्र समझते हैं कि उनका व्यवहार गलत है। दंड दुर्व्यवहार के लिए प्रभावशाली है। आवश्यक हो तभी दंड का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो छात्र यह समझते हैं कि आप उनसे बदला ले रहे हैं। हमेशा दुर्व्यवहार करने पर दंड दें आवश्यक नहीं है, नहीं तो छात्र नाराज हो जाते हैं। पूरी कक्षा को एक साथ दंड नहीं देना चाहिए। यदि पूरी कक्षा ने गलती की है तो इसका विकल्प नहीं है, क्योंकि अपराधी को नहीं पहचान पाएंगे। इस कारण पूरी कक्षा को दंड नहीं देना चाहिए। तो जो अपराध किया है उसी को ही दंड देना चाहिए। थैंक्स।